हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पढ़े भारत बड़े भारत बाय विजय सर इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज अपने ग्रामर पोर्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद से जो एक्सेप्शन होता है उस एक्सेप्शन को लेकर के आया हूँ, जिसको हम लोग जो है कि एक एक शब्दों से समझते हुए उसका गहन अध्ययन करेंगे। और ये बातें आपको कहीं ना कहीं से पता होनी चाहिए कि सेकेंड पेपर से ही फर्स्ट पेपर की संरचना होती है, और उसमें भी जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं से वो सेकेंड पेपर का एक्सेप्शन ही होता है। तो इस वीडियो में हम केवल मात्र आपको 3 एक्सेप्शन देंगे, होगा तो 5, लेकिन हम केवल आपको 3 दे रहे हैं। और उस तीनों को मैं सबसे पहले जिक्र कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले एक्सेप्शन आपका आएगा कौन या किसने शब्द की अंग्रेजी हु वाले वाक्य के साथ, जो इंट्रोगेटिव में होते हुए भी हम इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। और ठीक इसके बाद से दूसरा मेरा जो आएगा वो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किसी कार्य को करने से मना करेगा, तो जब वो मना करता है तो उसको ट्रांसलेट करने की सिस्टम बदल जाती है। हमारा दूसरा नियम यह होगा। और तीसरा नियम मेरा होगा कि सब्जेक्ट और क्रिया के संबंध में कंटिन्यूटी मीन्स लगातार कार्य किए जाएंगे उस चीज को। तो पहले लेक्चर में हम लोग ये कि 3 नियम को रीड करेंगे और शेष जो 2 बच जाएंगे वह ओवर इंपॉर्टेंट है, उसको जो है कि अगले लेक्चर में मेंशन करेंगे। क्योंकि देखिए अगर वीडियो बड़ा हो जाए तो एक्सेप्शन वैसे नीरस भी होता है, तो आपकी इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हम जो है कि हल्के हल्के वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप एक समय पर स्टार्ट करें और निश्चित समय पर ही वो खत्म हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, हम जो है कि नियम के तहत एक एक को आपके सामने रख रहे हैं। आप बढ़िया से गहन अध्ययन करिए ओवर कंसंट्रेशन के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, हम जो है कि यहाँ पर ये पहला नियम हम लेके आए हैं। और पहले नियम ये कहा गया है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य इंट्रोगेटिव में हो, ये आपको पहले जो रीड कराया गया है उसी नियम में से एक एक्सेप्शन है विद्वानों के अनुसार कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य इंट्रोगेटिव में हो और कौन या किसने शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले कौन या किसने की अंग्रेजी हु लिखते हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन या किसने की अंग्रेजी हु लिखते हैं, और हु के साथ सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते। यही आपका एक्सेप्शन है कि हु के साथ सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके साथ अफर्मेटिव के नियम का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, आप जो है कि एक मेरे तरफ से ओरली कंसेप्ट क्लियर करिए कि ये बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य इंट्रोगेटिव में हो और कौन या किसने शब्द से शुरू हुआ हो, तो कौन या किसने शब्द की अंग्रेजी हु लिखते हैं, और हु वाले वाक्य में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। अब देखिए, आपको पहले वाले लेक्चर में मैं बताया हूं कि यस या यस का प्रयोग आपको कब करना है, जब मेरा जो है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो यस या यस का हम प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिया ही नहीं रहेगा, तो नहीं दिया रहेगा तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो माना ही जाएगा जो कार्य को वहां पे प्रस्तुत कर रहा है, जिसके सिचुएशन में हम लोग यस या यस लगाते हैं। कि आखिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले रूल को मेंशन करिए। इसमें 2 प्रकार के रूल आपको दिए जाएंगे। यह वाक्य अगर इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव में होगा तो इस नियम का हम अनुसरण करेंगे। अगर वाक्य के इंट्रोगेटिव वाक्य हु वाला ही शब्द हो, लेकिन अगर वो निगेटिव में हो तो उसके साथ सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। आपको नियम से मैं यहाँ पे कंफर्म कर दे रहा हूँ रूल के माध्यम से। हु प्लस V1 प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये दूसरा आपका हो जाएगा हु प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया।
फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक बार और कंफर्म होइए कि हु वाला वाक्य अगर इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में हो तो हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और यही वाक्य अगर निगेटिव में हो, कौन या किसने ही शब्द आया हो, तो उसमें जो है कि हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप एग्जाम्पल से अपने संदेह को 101% कंफर्म करेंगे और यह आपको संतुष्ट भी करेगा वाक्य कि यहाँ पर क्यों यस और यस लग रहा है और नहीं लग रहा है। तो आइए इसको मैं मेंटेन करा दूं। ये पहला वाक्य लीजिए, आपको कौन बुलाता है। ये मेरा हो गया क्वेश्चन मार्क। चलिए हम मेंशन करते हैं कि आपको कौन बुलाता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन बुलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर होगा। इसीलिए यहाँ पर कोई ना कोई होगा। हो सकता है कि कोई इस समाज के लोग आए हों और एक साथ 5-10 लोग भी हों, तो कोई जरूरी नहीं कि 10 लोग एक के बार बुलाएंगे, एक को आदमी बुला सकता है, जाने के बाद से अधिक लोग दिखाई देंगे। तो उस स्थिति में कम से कम आवाज आ रहा है तो एक लोग तो जरूर होंगे। जैसे आप घर के अंदर हैं, आपको आवाज लगाया जा रहा है, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन मुझे बुला रहा है, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि कोई ना कोई तो एक आदमी जरूर होगा जिसके माध्यम से आवाज आ रही है। तो ऐसे स्थिति में हम कौन या किसने की अंग्रेजी हमेशा हु लिखते हैं और हु के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हम जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही चीजें आपको समझना है। फिर लगे हाथ हमको ये देखना है कि अगर यही हु वाला वाक्य निगेटिव में होगा तो निगेटिव में हम इस नियम का प्रयोग करेंगे और इसमें डू या डज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग ऊपर वाले नियम के साथ पहले इसको कंफर्म कर लें कि हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है हु, किसकी अंग्रेजी कौन की, मीन्स हो जाएगा हु। अब उसके बाद से हम देखेंगे इसमें हु के द्वारा कार्य क्या हुआ है, तो कार्य हुआ है बुलाने का, बुलाने की अंग्रेजी हो जाएगा कॉल। अब इसी में हम यस या ईएस में से एस को जोड़ देंगे, हु कॉल्स, कौन बुलाता है किसको, आपको, मीन्स यू। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, हु कॉल्स यू, आपको कौन बुलाता है, और हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पुनः इसके बाद से दूसरा वाक्य देख लीजिए, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। अब ये बातें भले कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, ये तो 101% है कि एवरीबॉडी नोज टू द महात्मा गांधी, कि प्रत्येक लोग ही महात्मा गांधी को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बातें जो रखी गई है कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, हम इस समय कौन या किसने पढ़ रहे हैं, और यह वाक्य जब निगेटिव में आ गया है तो उस स्थिति में हमें जो है कि सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग कर लेना है। तो हम इसको अगर चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन की अंग्रेजी हु। वाक्य जो है कि आपका हमेशा इस सिंगुलर में ही बनेगा। कौन शब्द है तो आपको कंफर्म जानकारी नहीं है कि कितने लोग हैं। हु डज, अब जो है कार्य क्या हुआ है, हु नहीं, निगेटिव में वाक्य है हु डज नॉट, कार्य क्या हुआ है जानने का, जानने की अंग्रेजी हो जाएगी नो। नो में जो है कि हम एस जोड़ देंगे, हु डज नॉट नोज, कौन नहीं जानता है किसको, टू द महात्मा गांधी, टू द महात्मा गांधी। ये आपका हो जाएगा हु डज नॉट नोज टू द महात्मा गांधी। अगला
देख लीजिए, घर पर किताब कौन पढ़ता है? घर पर किताब कौन पढ़ता है? इस वाक्य को फिर हम ट्रांसलेट करेंगे तो यह इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव में है, हम ऊपर वाले नियम के अंतर्गत आएंगे। तो ऊपर वाले नियम के अंतर्गत जब आएंगे तो पुनः इसको हम कौन की अंग्रेजी लिखेंगे? हु। हु। अब हु के बाद से हम कार्य देख लेंगे, क्या क्या हुआ है? कार्य हुआ है पढ़ने का, मीन्स रीड। एस लगा देंगे, हु रीड्स। कौन पढ़ता है क्या? किताब, मीन्स बुक। अब उसके बाद से ये लोकेशन दिया गया है कि घर पर, विद्यालय में, या ए टू जेड, मतलब जहां कहीं भी हो घर पर दिया गया है, मीन्स एट होम। एट होम ये हो गया। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके माँ की सहायता कौन करता है? ये अगला वाक्य कह रहा है आपके माँ की सहायता कौन करता है। अब इसमें कौन शब्द, आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी है कि ये कौन है, लेकिन एक न एक आदमी जरूर देख रेख करने वाला होगा ही होगा। अब जैसे मान ली कि एक पेशेंट हो और चार जो है कि अटेंडेंट हो, तो ये कोई जरूरी नहीं कि चारों के चारों लोग एक साथ आप वहाँ पे प्रेजेंट ही रहेंगे। हो सकता है कि कभी कोई वहाँ पे रहे, कभी कोई रहे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जैसे आपकी माँ की सहायता कौन करता है, तो निश्चित जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक आदमी जरूर उनके पास होंगी जब असहाय की स्थिति आई गई है। तो इसको बना लीजिए, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी हो जाएगा? हु। अब इसमें कार्य क्या हुआ है? सहायता करने का, मीन्स हेल्प। हेल्प में हम एस लगा देंगे, हु हेल्प्स। कौन सहायता करता है? किसकी? आपकी माता जी की, मीन्स टू योर मदर। ये हो गया, हु हेल्प्स टू योर मदर। आपकी माँ की सहायता कौन करता है? मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको जो है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर एक बार और ओरली मेंशन करिए कि यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य में हु शब्द आया हो और हु वाला वाक्य अफर्मेटिव में हो, तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ करके हम जो है कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और वही हु वाला वाक्य अगर निगेटिव में हो तो हु के बाद से सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग करके हम नॉट लिखते हैं, और उसके बाद से मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो निगेटिव में हम सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अब जो है कि इसको बढ़िया से आप समझते हुए इसको नोट करिए और अपनी राय सलाह को कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। पुनः इसके बाद से हम जो है कि अगले नियम को लेके आ रहा हूं। चलिए आइए इसको देखते हैं। ये दूसरा नियम है, यदि वाक्य निगेटिव में हो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी कार्य को करने से रोकता हो, मीन्स यहाँ पर एक संपूर्ण वाक्य बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, ये ठीक कहा जाए कि दो छोटे भाई, एक बड़ा होगा और एक छोटा। तो अब जो है कि आदेश देने की बात है तो बड़ा वाला जरूर चाहेगा, तो कभी कभी छोटे को रोक सकता है। ठीक वही समझिएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी कार्य को करने से रोकता हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डू या डस के बाद नॉट का प्रयोग करके लेट लिखते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग करके नॉट लिखकर लेट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में आपका आएगा ये आपका क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। अब तक के सिचुएशन में आपने जितना भी नियम पढ़ा होगा उस नियम में आपको यही देखने के लिए मिला होगा कि सब्जेक्ट के बाद से सहायक क्रिया डू या डस या नॉट नेवर जो भी आया हो उसके बाद से वर्ब ही आता है, लेकिन यहाँ पर आपको लेट मिल रहा है और उसके बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके वाक्य के अंत में आपको मिल रहा है ये मेन वर्ब। तो आइए हम जो कि इसको स्टडी करेंगे
अपने नियम के माध्यम से। तो आइए जो है कि हम एग्जाम्पल बनाने से पहले हम इसका रूल देख लेते हैं, और ये मेरा रूल हो जाएगा, सब इसी में से निकल करके आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य को हम ट्रांसलेट करने से पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट आज भी लिखेंगे। उसके बाद से हमें लिखना है सहायक क्रिया डू या डज। उसके बाद से हमें लिखना है नॉट, उसके बाद से लेट, फिर ऑब्जेक्ट, और पुनः जो है कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट पार्ट। ये थोड़ा देखने में भी अजीब ही लग रहा है कि ऐसा रूल बन कैसे गया। ये विद्वानों की अपनी विशेषता है, और विद्वान इसी प्रकार से कुछ बना ही दे जिसको एक्सेप्शन कह दिया गया, और समझने में ये जटिल होता भी है। तो आइए जो है कि इस नियम पर हम जो है कि वाक्य को देखते हैं। वैसे मान लीजिए कहा जाए वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। अब देखिए, कुछ इसमें सच्चाई भी है कि कुछ लोग होते हैं, एक तो खुद ना पढ़ते हैं और दूसरे में किसी को पढ़ने भी नहीं देते हैं। तो जो नहीं पढ़ने देना चाहता है वही रोकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये कहा गया कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता, यानी काम इसमें मेन भूमिका जो है कि विलेन का ले रहा है वह। अब मैं तो चाहता ही हूँ, लेकिन वह मुझे कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर रहा है। तो डिस्टर्ब करने की स्थिति में यह जो है कि ऑलरेडी आपका नियम रखा गया है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से डू या डज का प्रयोग करके नॉट लिखेंगे, फिर अपने पास से आपको लेट का प्रयोग करना है, और फिर जो है कि ऑब्जेक्ट लिख कर वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। चलिए इसको हम बना लेते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही। ही, अब ही के अनुसार जो है कि डू या डज में से हम लेंगे तो हो जाएगा डज। वाक्य निगेटिव में है, नॉट लगा देंगे। अब यहां पर आपको लगाना है लेट, शी डज नॉट लेट। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मुझे मीन्स मी। अब यहां पर इसी का अर्थ हो जाएगा रोकने से। ही डज नॉट लेट मी, वह रोकता है या बाधा उत्पन्न करता है। ही डज नॉट लेट मी, कार्य क्या हुआ है, पढ़ने का, मीन्स रीड। ही डज नॉट लेट मी रीड, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। वे लोग उसे बाहर नहीं जाने देते हैं। फिर उसको बनाइए, मीन्स दे मीन्स वे लोग डू नॉट लेट, डू नॉट लेट हिम गो आउट, गो आउट। दे डू नॉट लेट हिम गो आउट, वे लोग उसे बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक और देखिए, वह मुझे खाना, वह मुझे खाना नहीं खाने देता है। इसका ही बनाइएगा तो हो जाएगा ही डज नॉट लेट मी ईट फूड, ही डज नॉट लेट मी ईट फूड। ये आपका हो गया। पुनः जो है कि एक और लास्ट वाक्य ले लीजिए, वे लोग मुझे पत्र
नहीं लिखने देते हैं। वे लोग मुझे पत्र नहीं लिखने देते हैं। दे डू नॉट लेट मी राइट ए लेटर। दे डू नॉट लेट मी राइट ए लेटर। हम जो है कि जब भी वाक्य को बनाएंगे तो वाक्य को बनाने के बाद से इसको हम मिला भी सकते हैं कि हमने जो है कि ते को लिखा, ऑलरेडी सब्जेक्ट हो गया। डू या डज लिखे तो ये डू मिल गया। नॉट लिखे, नॉट ऑलरेडी है, पुनः लेट के बाद से लेट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। राइट ए लेटर, ये वर्ब के बाद से अब ईटीसी में आ जाएगा। हम इसको जोड़ना चाहेंगे तो ये भी जोड़ सकते हैं कि वो पत्र कहाँ लिख रहा है, कार्यालय में या फिर घर पे, ए टू जेड जहाँ कहीं भी हो सकते हैं वहाँ पे हम जो है कि मेंशन कर सकते हैं। तो ये फुल्ली जो है कि इसका एक आप जो है कि ओरली कंक्लूजन ले लीजिए। आपको ये कहा गया है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किसी कार्य को करने से मना करे तो आप ऐसे स्थिति में जब मना करेगा तो जाहिर सी बात है कि निगेटिव में होगा। वैसे स्थिति में जो है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करके सहायक क्रिया डू या डज नॉट लिख करके नॉट लिखते हैं और उसके बाद से लेट का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसको बढ़िया से जो है कि आप नोट करिए। पुनः इसके साथ अपना जो है कि ये 3 नियम बताया है ना स्टार्टिंग में, लास्ट जो है कि नियम लेकर के आ रहे हैं, तब तक इसको नोट करिए। आइए फ्रेंड्स, हम जो है कि पुनः इसको ओरली मेंटेन करते हैं। यदि दिए हुए हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट और क्रिया के संबंध में कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी मीन्स होता है निरंतर, मीन्स लगातार, कॉन्टिन्यूटी दिखाया गया हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के बाद कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवीजन करना होगा ये कि आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब मैं अफर्मेटिव पढ़ाया था तो वहां पे मैं कहा था कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस से यस जोड़ देते हैं और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। वो चीज आपको जो है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के हर काइंड में जब तक मना न किया जाए तब तक आपको ये कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। वो चीज यहाँ पर फॉलो भी होगा। तो हम सबसे पहले आइए इसको जो है कि रूल के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर करते हैं और वो 2 रूल बनाएंगे, बस केवल उसी का ध्यान रखते हुए कहीं आप मिस न कर जाएं। तो ये रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कीप्स ऑन या गोज ऑन, कीप्स ऑन या गोज ऑन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये आपका हो गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या गो ऑन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस नो। ये आपका हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनर चेंजिंग है, बस थोड़ा सा आपको देखते रहिए कि यहाँ पर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट अगर आता है तो आप मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आप जोड़ेंगे। आई कीप्स ऑन गोज ऑन में से कोई प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई ये मतभेद ना कि ना कीप्स का प्रयोग करें कि गोज ऑन का, कोई आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, वहीं पर आपको ये रिमाइंड करना है कि अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हम जो है कि कीप ऑन या गो ऑन का ही प्रयोग करते हैं। आइए ऐसे एग्जाम्पल जो है कि सेटिस्फाई होते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में ये आपका पहला हो जाएगा, वह बोलता ही रहता है।
मेरा छोटा भाई रोता ही रहता है। घर पर हंसता ही रहता है। फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट जो है और इसमें वर्ब क्या है, हंसने का। तो सब्जेक्ट और क्रिया के संबंध में आप यहां से देखिए, सब्जेक्ट और क्रिया के संबंध में क्या है, कंटिन्यूटी मीन्स निरंतर जो भी कार्य होगा ये लगातार अगर दिखाई दे तो। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं ऐसे प्रवृत्ति के कि वो खाली हंसते ही रहते हैं, कुछ लोग होते हैं केवल इरिटेट, चिड़चिड़ेपन में हमेशा क्रोध की भावना ही रहती है। तो ये सब नेचुरली है, इसमें इंटरफियर करने वाली ऑप्शन नहीं है कि आप क्यों हंसते ही रहते हैं। वो उसका स्वभाव ही है हंसना, हर सिचुएशन में हंसेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य हो रहा है ये लगातार कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के को जारी रखने के लिए ही हम यहाँ पे कीप्स ऑन या गोज ऑन का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये बताया गया है कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो ऊपर वाले नियम का प्रयोग करेंगे, बस केवल यस और यस से हमने दो नियम बनाया है। अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो आप नीचे वाले नियम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है वह मीन्स ही, तो हम ही को लिखेंगे, ही मीन्स वह। अब इसमें हम जो है कि कीप्स ऑन या गोज ऑन में से कोई एक लिख लेंगे, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जो चाहे वो। तो हम बनाते हैं कीप्स ऑन से, ही कीप्स ऑन। अब कार्य देख लेंगे, कार्य क्या हुआ है, यानी यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कार्य क्या देखेंगे, कार्य हुआ है हंसने का मीन्स लव। अब ये कार्य जो है कि जारी है, यानी हंसता ही रहता है, ही कीप्स ऑन लाफिंग। अब जो है कि ऑब्जेक्ट भी दे दिया गया है, अब कहाँ, घर पर मीन्स एट होम, एट होम। ये जाहिर सी बात इससे होगी कि जो बहुत हंसते हैं ना वो खाली घरों तक सीमित होते हैं, अभी उनको किसी कार्यालय में भेज दिया जाएगा ना तो बोलने का तो हुलिये नहीं है, तो हंसेंगे कहाँ से। हाँ, दूसरे कोई अगर बोल दिया तो हंस देंगे, तो वहां भी उनको डर रहता है। रही बात ये कि घर पर हर आदमी जो है कि स्वतंत्र रहता है, क्योंकि अपने ही लोगों के बीच में हमेशा रहती है, कुछ समय बीत जाती है। तो आइए, ही कीप्स ऑन लाफिंग एट होम, वह घर पर हंसता ही रहता है। चलिए, कुछ हमारे जो है कि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं जो लगातार वीडियो को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके लिए, अच्छे लड़के पढ़ते ही रहते हैं, अच्छे लड़के पढ़ते ही रहते हैं, जब देखिए तब पढ़ेंगे, कभी मोबाइल से पढ़ेंगे तो कभी घर पर बैठकर किताब से पढ़ेंगे तो कभी नोटबुक लेकर पढ़ेंगे, तो उनकी पढ़ने की अपनी एक हुलिया ही है, और इस तरीके से पढ़ाई करने वाले हमेशा सफल भी होते हैं। तो आइए जो है कि हम इसको मेंशन कर लें, ये बोले हैं अच्छे लड़के, अच्छे लड़के पढ़ते ही रहते हैं। आइए जो है कि ये होना भी चाहिए, अच्छे लड़के हमेशा पढ़े भी, सफलता तभी मिलने वाला भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे लड़के मीन्स क्या, गुड बॉयज, गुड बॉयज मीन्स अच्छे लड़के। अब यहाँ पर कीप ऑन गो ऑन में से कोई ले सकते हैं, तो चलिए इस बार हम गो ऑन ले लेते हैं। गो ऑन क्या करते रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं मीन्स रीडिंग। और इसमें जो है कि मैं दो वाक्य दे रहा हूं, ये सबसे आसान है, और इस दो वाक्यों को आप लोग ट्रांसलेट करिएगा। नीचे जो है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय सलाह दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए। और ठीक जो है कि वह दो वाक्य होगा, वह दो वाक्य मैं अभी नीचे लिख दे रहा हूँ, और उसको आप चेंज करिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे आने अगले और अगले आने वाले एक्सेप्शन का जो दो नियम बच रहा है, उस दो नियम जब पढ़ाने आएंगे तो उसमें जो है कि उसको हम चेंज कर देंगे। तो ये दो जो है कि ट्रांसलेशन को आप हर संभव चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए,
ये दो ट्रांसलेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वह बोलता ही रहता है और मेरा छोटा भाई रोता ही रहता है, जो ऊपर के नियम से बन जाएगा। ऑलरेडी इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, बढ़िया से कमेंट में लिखेंगे और इसकी जो है कि रिस्पांस मुझे आज से कल तक के ही बीच में चाहिए, क्योंकि आने वाले अगला वीडियो जो है कि हम अपलोड करेंगे कब, जब आप इसका रिप्लाई कर देंगे तब। तो ठीक जो है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये अपलोड हो रहा है, कल तक रिप्लाई आ जाएगा, फिर कल शाम तक जो है कि वीडियो अगला जो है कि हम अपलोड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।